मैं जब भी उस नौजवान लड़के को देखता तो मेरा खून खौलने लगता। वो जब भी हमारे घर आता मेरी माँ का उदास चेहरा खिल सा जाता। ऐसी खुशी तो उन्होंने कभी भी किसी के लिए नहीं दिखाई थी जैसे कि वो समीर के लिए दिखाती थी। मैं जब घर में दाखिल हुआ तो वो चारपाई पे मेरी माँ के बिल्कुल करीब बैठा होता। मेरी माँ हंस हंस कर उससे बातें कर रही होती। मैंने आज तक कभी अपनी माँ को हंसते बोलते नहीं देखा था, लेकिन उस नौजवान में ना जाने ऐसी क्या बात थी कि मेरी माँ उसे देखकर हंसने लगती। उनका चेहरा यूँ खिल जाता जैसे कि कोई खिलता गुलाब हो। मैंने बड़ी तीखी और गुस्सीली नज़र से उस नौजवान को देखा था। मुझे यूँ देखता पाकर वो फ़ौरन चारपाई से खड़ा हो गया। कहने लगा, अच्छा अब मैं चलता हूँ। शायद मेरे आने से वो कुछ गड़बड़ाया था। मेरी माँ कहने लगी, बैठो बैठो, अभी नहीं जाना। आज तो मैंने तुम्हारी पसंद का सरसों का साग बनाया है और मक्के की रोटी भी बनाई है। रुको, अभी तुम्हें खाना लाकर देती हूँ। मेरी माँ की बात अभी यहीं तक पहुँची थी कि उनकी मुझ पर अब नज़र पड़ी थी। मुझे देखते ही जैसे उनका मुस्कुराता चेहरा दोबारा से उदास हुआ था। उनकी बोलती हुई ज़बान बंद हो गई थी। मैं सुबह का घर से गया था, अब थकाहारा लौटा था, लेकिन मेरी माँ के चेहरे पर मुझे देखकर फीकी सी भी मुस्कुराहट तक नहीं आई थी। ना ही मुझसे ये पूछा कि बेटा तुम्हें भूख लगी होगी, जाओ मुँह हाथ धो लो। उन्हें बस समीर की फिक्र थी। मैंने भी बिना लिहाज किए समीर से कहा कि तुम तो जा रहे थे, गए नहीं अभी तक, जाओ, तुम्हें देर हो रही होगी। मेरे चेहरे पर नाकबरी देखकर वो फ़ौरन चला गया। मेरी माँ के चेहरे पर तेवरी सी चढ़ गई थी। कहने लगी, उसे भूख लगी थी, खाना तो खाने देते। उस माँ की बेचैनी देखकर, उस लड़के के लिए देखकर मेरे अंदर आग सी लग गई थी। मैंने कहा, अपने घर जाकर खा लेगा, मैं थका हुआ आया हूँ, मुझे खाना दे, मेरी फिक्र किया करें। ये कहकर मैं अपने कमरे में चला गया। मैंने अगले ही दिन समीर को दबे दबे लफ्ज़ों में अपने घर आने से मना किया था, मगर आज फिर वो लड़का हमारे घर में आया था। मैं घर में आ रहा था और वो घर से जा रहा था। उसने मुझसे सलाम किया। मैंने सलाम का जवाब दिया, लेकिन मेरे चेहरे पर गुस्सा था और उसने भी नोट कर लिया कि मेरे चेहरे पर गुस्सा है। मैं इसके यहाँ आने जाने से खुश नहीं हूँ, लेकिन अगले दिन वो फिर से मौजूद था। उसको हिम्मत सिर्फ मेरी माँ की वजह से मिल रही थी, क्योंकि वो मेरी माँ से मिलने के लिए ही आता था। मैं बहुत ज़्यादा परेशान था। मेरे पापा इस दुनिया में नहीं थे और उनके जाने के बाद इस घर की जिम्मेदारी मेरे ऊपर थी। मेरा नाम शाहनवाज है। हम लोग गांव में रहते हैं। मेरी माँ की शादी बहुत ही कम उम्र में हुई थी। मेरी माँ से मेरी 2 बहनें थीं और मैं था। मेरे पापा अब इस दुनिया में नहीं थे, इसलिए घर का बड़ा मैं था। मेरी माँ को मैंने सारी ज़िंदगी उदासी देखा, हमेशा रोते हुए देखा, कभी किसी बात पर खुश नहीं देखा। उनकी सारी ज़िंदगी गुजर गई, लेकिन उनकी आंखों में कभी भी सच्ची खुशी नहीं देखी। जब पापा इस दुनिया से गए तब भी उनकी आंखों में आंसू नहीं थे, पर चेहरे पर उदासी पहले से भी ज़्यादा थी। उन्होंने हमारी अच्छी परवरिश की थी, लेकिन कभी भी हमारे साथ हंसकर बात नहीं की थी। हम अपनी माँ को खुश देखना चाहते थे और अब हमें आदत हो गई थी। हम कहते थे कि माँ तो हैं ही, ऐसी ही हैं। मेरी माँ की उम्र कोई इतनी ज़्यादा नहीं थी, वो अभी भी जवान और खूबसूरत लगती थी, लेकिन हमारे समाज में एक बेवा औरत की दोबारा शादी करवाना बहुत मुश्किल काम होता है, वो भी तब जब उसकी औलाद जवान हो। मेरे दिमाग में भी कभी ऐसी कोई बात नहीं आई। एक दिन अचानक हमारे घर में एक लड़का आया जिसका नाम समीर था। मेरी माँ उसे देखकर खुशी से पागल हो गई। मेरी माँ ने कहा, ये मेरे कज़िन का बेटा है, इसलिए हमने उसे घर में आने दिया, लेकिन मेरी बहनों का उसके साथ पर्दा ही था। मेरी माँ ने उसके लिए खाना बनाया और ऐसा खाना मेरी माँ ने आज तक नहीं बनाया था। मैं तो हैरान रह गया कि इतना मज़ेदार खाना भी इनको बनाना आता है, जबकि मेरी उम्र 19 साल थी और 19 साल में मैंने इनके हाथ का बना हुआ इतना लजीज खाना आज तक नहीं खाया था। उन्होंने समीर के आगे सारे खाने बनाकर रख दिए, टेबल ऐसे भर दिया जैसे कोई शादी की दावत में आता है। उसने भी मज़े ले लेकर खाना खाया। मेरी माँ उससे बातें करती रहीं, अपने पुराने रिश्तेदारों के बारे में पूछती रहीं। मेरे पापा ने कभी मेरी माँ के रिश्तेदारों को घर में आने नहीं दिया, क्योंकि उनके माँ बाप तो वैसे ही ज़िंदा नहीं थे, और बाकी जो दूर दराज के रिश्तेदार थे मेरे पापा ने उनको घर में नहीं आने दिया। वो ऐसी बातों को बुरा मानते थे। वो कहते थे कि घर में जवान बच्चियाँ हैं, इसलिए बार बार लोगों का आना जाना अच्छा नहीं है। मेरी भी यही सोच थी, और ये लड़का मेरी माँ के कज़िन का बेटा था। इनके किसी भाई या बहन का बच्चा नहीं था। कज़िन के साथ खूनी रिश्ता होता है, लेकिन हमारे यहाँ इतना ज़्यादा अहम नहीं समझा जाता था। बस खूनी रिश्तों को ही अहमियत दी जाती थी। और फिर माँ के कज़िन का बेटा, जिसको हमने आज तक ज़िंदगी में कभी नहीं देखा, लेकिन अब वो हमारे घर में आता जाता था, और जैसे ही घर में दाखिल होता था मेरी माँ की खुशी दुगनी हो जाती थी, उनके चेहरे पर मुस्कुराहट आ जाती थी। हम तो ये तक भूल गए थे कि हमने अपनी माँ को आखिरी बार मुस्कुराते हुए कब देखा था। लेकिन अब जब से वो हमारे घर में आ रहा था मेरी माँ बहुत ज़्यादा खुश थी।
यहाँ तक कि मेरी माँ भी बीमार रहती थी। उनको कोई बीमारी हो गई थी जिससे अचानक से उनका ब्लड प्रेशर लो हो जाता था। डॉक्टर ने यही कहा था कि परेशानी और टेंशन की वजह से इनका ये हाल हो गया है। लेकिन आजकल वो बहुत खुश थी। उनको खून की कमी भी थी, लेकिन अब उनका चेहरा चमकने लगा था और वो भी हर दूसरे तीसरे दिन आ जाता था। मेरी माँ के लिए चीज़ें भी लेकर आता था। मेरी माँ ने कहा कि ये सारी ज़िंदगी बाहर के मुल्क में रहा है, अब वापस गाँव आ गया है, इसलिए मुझसे मिलने के लिए आ जाता है। शुरू में मुझे कोई मसला नहीं था, लेकिन अब मेरे कान बजना शुरू हो गए थे, क्योंकि मैं नहीं चाहता था कि इसका हमारे घर में इतना आना जाना हो। और मेरी माँ की हरकतें भी कुछ अजीब थी। वो घर में आया तो मैंने देखा कि माँ ने नया जोड़ा पहना था, वो भी काफ़ी डार्क रंग का, और वो तैयार हुई थी। मैंने कहा कि कहीं जाना है क्या, गांव में कोई शादी है? जबकि मुझे तो नहीं पता था। अगर गांव में कोई शादी होती है तो सबसे पहले मुझे ही बताया जाता था, क्योंकि मैं गांव का जवान जहान लड़का था और शादी में काम शाम करने होते हैं। लेकिन गांव में कोई शादी नहीं थी। माँ ने कहा नहीं, ऐसे ही बस दिल किया तैयार होने का तो हो गई। ऐसा तो मेरी माँ तब तैयार नहीं होती थी जब मेरे पापा जिंदा थे। वो मेरी माँ को कहते, खुद को सजा संवार के रखा करो, और औरत को अपने शौहर के लिए सजने संवरने का हुक्म भी है। लेकिन उनकी ज़िंदगी में मेरी माँ ने उनको कभी कोई अच्छा दिन न दिखाया, कभी तैयार होकर न दिखाया, बल्कि तैयार होना तो दूर की बात, अपने चेहरे पर मुस्कुराहट तक न लाई। लेकिन आज तैयार थी। थोड़ी देर बाद समीर घर में दाखिल हुआ। तभी तो घर में खाने की इतनी अच्छी खुशबू आ रही थी। खाना भी पहले से ही तैयार था और दोनों ने एक ही कमरे में बैठकर खाना खाया, और मेरी माँ मुझे खाना देना ही भूल गई। जब मैंने खुद खाना मांगा तो उन्होंने कहा कि सब कुछ बना पड़ा है, अपनी बहन से कहो तुम्हारे लिए प्लेट में निकाल देगी, बैठकर खा लो। मैं हैरान रह गया कि मेरी माँ को मेरी परवाह नहीं। पहले तो खाना ले लेकर मेरे पीछे पीछे भागती थी। वो थोड़ी देर बैठा, उसके बाद चला गया। जब वो चला गया तो मेरी माँ ने कपड़े भी बदल लिए। मेरी बहन ने मजाक में कह दिया कि आजकल तो आप बड़ी खुश रहती हैं जब से समीर भाई आ रहे हैं, आप तो बहुत खुश हो गई हैं। मेरी माँ ने कहा कि हाँ बिल्कुल, अल्लाह का शुक्र है, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। लेकिन मुझे ये सब कुछ ठीक नहीं लग रहा था। वो मेरी माँ के लिए बहुत सारे तोहफे भी लेकर आ रहा था, मेरी बहनों के लिए भी चीज़ें लाता था, लेकिन माँ के लिए ज़्यादा ही चीज़ें लेकर आता था। डार्क रंग के कपड़े, सैंडल, ऐसी चीज़ें जो माँ ने सारी ज़िंदगी ना तो पहनी थी और ना ही किसी से मांगी थी, और ना ही हमें ऐसा लगता था कि उनको ये चीज़ें पहनने का शौक़ है। लेकिन अजीब बात थी कि वो जो चीज़ें लेकर आ रहा था माँ को बहुत ज़्यादा पसंद भी आ रही थी। माँ पूरा दिन घर में उसी की बातें करती रहती थी, कहती थी कि वो ऐसा है, वो वैसा है, वो बहुत अच्छा है। माँ की ज़ुबान पर बस उसी का जिक्र होता था। जैसे मैंने पहले बताया कि मेरी माँ हमेशा उदास ही रही और हमसे ज़्यादा बातें भी नहीं की, लेकिन आजकल बातें करती थी। खाना पकाती तो और खाना देते हुए भी, घर साफ़ करते हुए भी बस समीर का ही जिक्र उनकी ज़ुबान पर होता था, और ये बात मुझे बहुत परेशान कर रही थी। मेरी बहनें भी हंसी मजाक करते हुए कह रही थी कि समीर तो आजकल हमारे घर में बड़ा ही मशहूर हो गया है, बस पूरा दिन उसी की बातें होती रहती हैं। मैंने बहनों को कहा कि उसके सामने तो नहीं जाती, तो उन्होंने कहा कि माँ ने कहा है कि तुम्हारा उससे कोई पर्दा नहीं है। मुझे इस बात पर भी गुस्सा आया कि क्यों कोई पर्दा नहीं है? क्या हमारा उसके साथ कोई खूनी रिश्ता है? जाहिर है वो माँ के ख़ानदान में से है, और वो भी दूर पार के ख़ानदान में से। बिल्कुल उसके सामने पर्दा करना चाहिए। मैंने अपनी बहनों को डांट दिया और कहा कि अगर माँ कहें तब भी तुम्हें उसके सामने नहीं जाना। एक दिन मैंने माँ से कहा कि उसका यहाँ पर आना जाना बंद करवाएं। अब जाहिर है कि मैं अपनी माँ से ही बात कर सकता था। इस बात पर मेरी माँ की शक्ल अजीब हो गई और उन्होंने कहा कि ये बात तुमने कैसे कर दी? वो मेरा कज़िन का बेटा है। मैंने कहा कि कज़िन का बेटा है तो क्या हुआ, आपका बेटा तो नहीं है? क्यों आता है वो इस घर में? और अगर आपसे मिलने आता है तो महीने बाद आए, 4 महीने बाद आए, 5 महीने बाद आए, ये तो हर दूसरे दिन हमारे घर आया होता है। यहाँ पर बैठता है, खाता है, पीता है। मेरी जवान बहनें हैं घर में। मेरी माँ ने कहा कि तुम्हारी जवान बहनों को उससे कोई ख़तरा नहीं। मैंने कहा कि क्यों ख़तरा नहीं है उससे? किसी को भी ख़तरा हो सकता है, बात सिर्फ जवान बहनों की नहीं है। मेरी माँ ने मुझे अजीब नज़रों से देखा, जैसे समझ गई हो कि मैं क्या कहना चाहता हूँ। उन्होंने कहा कि उसका इस घर में आना जाना बंद नहीं होगा, नहीं तो मैं मर जाऊँगी। मेरी माँ ने ना जाने ये बात क्या सोचकर कही। मुझे बहुत गुस्सा आने लगा कि अगर वो इस घर में नहीं आएगा तो मेरी माँ मर जाएंगी। मेरी माँ ने कहा कि अब कहीं जाकर तो मैं खुश रहने लगी हूँ और तुम्हें मेरी खुशी से तकलीफ़ होने लगी है। मुझे मेरी माँ की बातें बिल्कुल समझ नहीं आ रही थी। मेरा दिमाग उसी तरफ जा रहा था जिस तरफ जाना चाहता था। मेरी माँ की बातों का और कोई मतलब नहीं हो सकता था। वो क्या कहना चाहती थी? मैंने अपने दोस्त से इस बारे में मशवरा किया, लेकिन इसको ये नहीं बताया कि मेरे घर की कहानी है। मैंने कहा कि एक दूसरा दोस्त है जिसके साथ इस तरह के मामले चल रहे हैं। तुम क्या कहते हो? मेरा दोस्त भी दुकान में बैठने वाला आदमी था।
पूरा दिन बाजार में ही बैठता था। उसको पता चल गया था कि मैं अपने ही घर की बात कर रहा हूँ, लेकिन उसने मेरा पर्दा रख लिया और उसने कहा कि यार देखो, उसकी माँ भी जवान है और कम उम्र में ही बेवा हो गई हैं, और जैसे तुम बता रहे हो कि पहले बिल्कुल भी खुश नहीं रहती थी, लेकिन आजकल बहुत खुश रहती हैं। बस मैं कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, तुम उस इंसान का घर में आना जाना बंद करवा दो। मैं अपने दिल में सोचने लगा, ये तो मैं करने की कोशिश कर चुका हूँ, अब शायद मुझे खुद ही उससे बात करनी चाहिए। तभी एक दिन मेरे ऊपर कयामत टूट पड़ी। मैं घर में देर से दाखिल हुआ तो मैंने अपनी बहन से पूछा कि माँ कहाँ है, तो वो कहने लगी कि वो कमरे में बैठी और समीर भी आया हुआ है। मैंने वक्त देखा तो रात के 9 बज रहे थे। वो आगे पीछे भी आता था, लेकिन 9 बजे से पहले चला जाता था। अब उसका यहाँ पर क्या काम था। मैं माँ के कमरे में जाने लगा, लेकिन मेरी नज़र खिड़की से पहले ही कमरे के अंदर चली गई, और जो मंजर मेरी आंखों ने देखा, मैं वहीं शॉक्ड हो गया, क्योंकि समीर ने मेरी माँ की गोद में सर रखा हुआ था और मेरी माँ उसका सर सहला रही थी। दोनों की आंखों में आंसू थे। मैंने दरवाजे को ज़ोर से लात मारी और मैं अंदर दाखिल हो गया, और मेरे मुंह में जो आया मैंने बोल दिया। समीर को भी उसकी गिरबान से पकड़ लिया और कहा कि तेरी इतनी हिम्मत हो गई, निकल जा यहाँ से। मेरी माँ मुझे रोकने लगी तो मैंने अपनी माँ को कहा कि आपको क्या हो गया है, क्या कर रही हैं आप, आपको शर्म नहीं आती। फिर मैंने समीर से कहा, क्या तुमने कहीं शर्म बेच रखा ही है? अपनी माँ की उम्र की बराबर औरत के साथ तुम इस कमरे में क्या कर रहे हो? मैं इस कदर पागल हो गया था कि मेरा दिल चाहा कि मैं समीर का गला दबाकर इसको जान से ही मार डालूं। इसकी हिम्मत कैसी हुई थी ये सब करने की? मेरी आंखें उस वक्त खून बरसा रही थीं। मैं इस कदर गुस्से में था कि लग रहा था कि गुस्से से पागल होकर कोई गलत कदम उठा बैठूंगा। मैंने अपनी माँ से कहा कि इस घर में जवान बच्चियाँ रहती हैं और आप किस तरह की हरकतें कर रही हैं? कौन है ये लड़का, क्या ताल्लुक़ है आपका इसके साथ? मुझे ये भी नहीं पता कि आपके कजिन का बेटा है भी या नहीं। मैं बोलता चला जा रहा था कि मेरी माँ ने मेरे मुंह पर हाथ एक थप्पड़ दे मारा। माँ ने बुरी तरह से रोना शुरू कर दिया और उसके बाद मुझे ऐसी बात बताई कि मैं अपनी ही नज़रों में गिर गया। मेरी माँ ने कहा, तेरी इतनी ज़ुबान खुल गई है कि आज तू अपनी माँ ही पर इल्ज़ाम लगा रहा है। तेरे लहजे के तीर मेरे दिल में आर पार हो गए। मुझे ये सब कभी नहीं कुछ नहीं भूलेगा। तेरे बाप से ज़बरदस्ती मेरी शादी करवाई गई थी। मेरी पहले से ही शादी हो चुकी थी, बहुत कम उम्र में, लेकिन वो शादी मेरी पसंद की थी। प्यार करती थी मैं उस इंसान से। माँ बाप ने शादी करवा दी, किस्मत ने धोखा दे दिया और वो इंसान इस दुनिया में नहीं रहा। ये उसी की औलाद है और मेरी पहली औलाद, मेरा पहला बच्चा, मेरा बेटा, जिसको मेरे ससुराल वालों ने मुझसे छीन लिया। मैं रोती रह गई, बिलखती रह गई, लेकिन उन्होंने मुझे वापस नहीं दिया, मुझे मेरे घर भेज दिया। माँ बाप ने खुद पर बोझ समझकर मेरी शादी तेरे बाप से करवा दी। अल्लाह ने फिर से एक बेटा दे दिया। तू मेरी गोद में आ गया तो मैं इसको भूल गई, 2 बेटियां भी दे दी। मेरा शौहर भी इस दुनिया से चला गया। मेरी ज़िंदगी में इतने दुख थे तो कैसे मुस्कुराती मैं, सारी ज़िंदगी रोते हुए गुजार दी। मेरे ससुराल वालों ने मुझसे कसम ले ली थी कि मैं इस तक पहुंचने की कभी भी कोशिश नहीं करूंगी, लेकिन जब इसको मेरे बारे में पता चला तो ये खुद मुझ तक पहुंच गया। ये मेरा बेटा है, मेरा अपना बेटा। मुझसे मिलने के लिए आता है, मुझसे मिलने के लिए नहीं आएगा तो और कहाँ जाएगा? जब बिछड़ी हुई औलाद माँ से मिलती है तो माँ के चेहरे पर मुस्कुराहट ही तो होती है। वो खुश नहीं होगी तो क्या आंसू बहाएगी? इसलिए तो मैं खुश थी, क्योंकि अब मेरे पास मेरी चारों औलाद थी। और तुझे पता है, ये ऐसा वैसा इंसान नहीं है, बड़ा अफसर बन गया है। मेरे साथ साथ तुम सबको भी यहाँ से ले जाना चाहता है। शहर में घर भी बना रहा है हमारे लिए, हम वहाँ पर रहेंगे और तुम्हारी बहनों की शादी भी अच्छी जगह होगी। कब तक इस छोटे से गाँव में बैठे रहेंगे? जिन लोगों ने मुझ पर जुल्म किया उन सबको इसने जवाब दिया, तब ये कहीं जाकर मुझ तक पहुँचा। ये तुम्हारा भाई है। मुझे अपने ऊपर बहुत अफसोस हुआ कि मैं कहाँ से कहाँ पहुँच गया, और मैंने कैसी कैसी बातें सोच ली थी। मैंने माँ से माफ़ी मांग ली, उन्होंने मुझे फ़ौरन माफ़ कर दिया। मैंने समीर को भी गले लगाया, आखिर वो मेरा भाई था। जैसा माँ ने कहा था, वो बहुत अच्छा आदमी था, तभी तो वो हमें छोटे से गाँव से निकाल के शहर ले गया। उसने हमारे लिए बड़ा सा घर बनाया और बहनों की भी अच्छी जगह शादी कर दी। हम दोनों भाई मिलकर कारोबार करते हैं। मेरी माँ भी खुश रहती हैं। सबसे अच्छी बात तो ये है कि हमने अपनी माँ को खुश देखा, ये भी बहुत बड़ी बात है। मेरी माँ ने बड़े दुख झेले थे। 2 ससुराल मिले, दोनों ही बुरे। शौहर मिले जो जल छोड़कर चले गए। मेरी माँ जैसी किस्मत किसी की भी ना हो, लेकिन अब हम उन्हें हमेशा खुश रखेंगे, ये हम दोनों भाइयों ने इरादा कर लिया है। और मेरी माँ आजकल बहुत खुश रहती हैं और उनको खुश देखकर हम भी खुश हो जाते हैं। इसलिए कभी भी बिना किसी जांच पड़ताल के कुछ ना सोचा करें। पहले सही से जांच पड़ताल कर लें। जो कुर्बानी मेरी माँ ने दी, शायद बहुत सारी माएँ औलाद की खातिर
ऐसी कुर्बानियाँ देती हैं और बहुत सारे मर्द भी देते हैं। तो जब रिश्तों में गलतफहमी पैदा हो जाए तो बैठकर आपस में बात कर लें और गलतफहमी को दूर कर लें। ऐसा ना हो कि कुछ गलत हो जाए और रिश्ते टूट जाएं और हकीकत पता चलने पर पछतावा हो, क्योंकि अक्सर जो कुछ आंखें देखती हैं और हमारा दिमाग सोचता है वो ठीक नहीं होता, सच कुछ और होता है। तो दोस्तों, कैसी लगी आपको मेरी कहानी? अगर कहानी अच्छी लगी है तो प्लीज़ इसे लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग।